चलिए भाई। निशा पर्दा ढक दोगे वहां से पीछे से। बस बच्चा ठीक है ठीक है। चलिए गाइस। सो देखिए गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं, सही बच्चे बोर्ड पर पे ध्यान से देखिए। ऐसा है, जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट क्लासेस ली हैं, देखिए हमने चैप्टर अभी स्टार्ट करा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 2 इन केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके अंदर 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिनमें आप लोग जानते हैं, जो बच्चे पहले से आ रहे हैं, कि एक क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स करे थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, कि कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड जो लास्ट क्लास हुई है हमारी, उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था, कि कैसे पता लगा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी कोई चीज है, ठीक है। ये सब पता लगाया था। अब बात क्या है ना, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द एटॉमिक मॉडल्स, कि जो एटॉमिक मॉडल्स आए, अभी एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स का मतलब ये होता है बच्चों, कि क्या इतिहास रहा है एटम के मॉडल को लेके, कि एटम कैसा होता है। मतलब मैं इवन ये कहूं कि अभी तक आप लोगों को जैसा एटम पता है, वो एक गलत पिक्चर आपके दिमाग में एटम की अभी भी है। गलत पिक्चर है, राइट पिक्चर नहीं है। आपके अकॉर्डिंग एटम कैसा होता है, जनरली आप लोग ऐसा बोलते हैं सर, कि सर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। कुछ आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा है मेरे हिसाब से। न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ बोलो क्या है, ऑर्बिट्स है। ये भी एक तरह का मॉडल ही तो हुआ, किसी ने बताया ही तो आपको कि एटम ऐसा होता है, कि पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन अंदर होते हैं और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऐसे भी पढ़े होंगे, एक ऑर्बिट नहीं, दो दो तीन तीन ऑर्बिट भी होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बट जो ये एटॉमिक मॉडल आप लोगों को बताया गया, क्या ये एक्यूरेट है बिल्कुल? तो भैया बाद में आपको पता लगेगा, हम जितना भी 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग मॉडल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। और हाँ जी सर, हाँ चलिए, यहाँ से जा सकते हैं सर। हाँ हाँ, यहाँ बीच से थोड़ा सा रास्ता है, तो बच्चों आगे हो जाओ, किशन अब्दुल वगैरह। सो गाइज, मैंने क्या बोला कि एटॉमिक मॉडल जो आप आज की डेट में जानते हो, कुछ इस तरह का है, कि न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ बोलो क्या होते हैं, फिक्स सर्कुलर पाथ्स, ऑर्बिट्स होते हैं। और ये मॉडल भी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है। तो ये चलते हैं, हम अगली 2 से 3 क्लासेस ना हम सिर्फ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि एटम कैसा था, किस किसने उसके बारे में क्या क्या बताया। उससे पहले बस एक छोटी सी बात जान लीजिए, जो हमने लास्ट क्लास जान ली है, जो बच्चे नहीं आए थे उनको बस पता हो जानी चाहिए, कि तब तक ना एक बात तो समझ में आ चुकी थी इससे पहले तक, कि हमारे एटम के अंदर ना 3 पार्टिकल्स हैं। बोलो एक क्या, प्रोटॉन, एक बोलो क्या, न्यूट्रॉन, और एक कंपैरेटिवली इनसे बहुत छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये बहुत भारी होते हैं, लगभग इन दोनों का मास बराबर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बोलो, इनसे हल्का होता है कंपैरेटिवली, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये प्रोटॉन जो होते हैं वो किस तरह के चार्ज होते हैं बोलो, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, these are positively charged particles, these are negatively charged particles। बातें नहीं बच्चों। एंड दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। मींस सबको एक बात पता है कि एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। बोलो कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। दूसरी मजे की बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैंने पार्टिकल मोटे छोटे बनाए ना, कि ये 2 मोटे हैं छोटे, तो उसका मतलब क्या होता है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग एक जैसा होता है, लगभग बराबर ही होता है। और इन दोनों का मास नियरली 1837 गुना ज्यादा होता है। बोलो किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब कि जितना ये हल्का होता है ना, ये दोनों कंपैरेटिवली लगभग 1837 गुना ज्यादा भारी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है,
किसके मुकाबले बोलो, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, और इन दोनों का मास लगभग बराबर होता है। मास की बराबर की बात कर रहा हूँ, चार्ज की बराबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो आपको एटम को लेके अभी तक पता होनी ही चाहिए। क्या क्या, एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 3 तरह के, बोलो कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन कैसा, न्यूट्रल चार्ज। मास की बात करें तो इन दोनों का मास लगभग बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है, बोलो 1837 गुना ज्यादा होता है। यहां तक ये पता लग गया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, यानी प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, और एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है। बट किसी को भी ये नहीं पता था कि वो पॉजिटिव चार्ज कैसे रखा गया इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज कैसे रखा गया। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बाहर से सबको पता है कि मान लीजिए ये सेंटर क्वाइट सेंटर है, इस क्लास में लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही है, लेकिन वो लड़के लड़के क्लास में सिटिंग करके कैसे बैठे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑल्टरनेट सिटिंग है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, कुछ इस तरीके से बैठे हो, या हो सकता है कि भैया एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज जैसे हम बैठे हैं फिलहाल इस समय, या हो सकता है कि चारों तरफ बाउंड्रीज पे हमने बॉयज बैठा रखे हो, बीच में यहाँ पर सारी की सारी क्या बैठे हो, गर्ल्स बैठे हो, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ना अलग अलग मॉडल्स निकल के आने लगे कि भैया ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर है वो कैसे कैसे हो सकते हैं। सबने अपने अपने आइडियाज लगाना स्टार्ट किए, और सबसे पहला आइडिया जो दिया वो किसने दिया पता है आप लोगों को, जे थॉमसन, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करा था। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो बच्चा मुझे बताएगा कैसा एटम था इनका। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये पहला मॉडल है बच्चों जो एटम को लेके सबसे पहली सोच किसी ने रखी थी कि एटम ना शायद ऐसा है, वो किसने रखी थी, जे थॉमसन ने। तो क्या आप मुझे बताएंगे जे थॉमसन ने क्या रखा था, क्या 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 उनको लगा था कि एटम ऐसा होता है, तरबूज जैसा बोला था। और एक एग्जांपल और था शायद तरबूज के अलावा, प्लम पुडिंग मॉडल था ना। ये मतलब आपको लगेगा बिल्कुल कि 9th का रिपीटिशन हो रहा है, बिल्कुल बच्चों, दो टॉपिक तो 9th के बिल्कुल रिपीटिशन लगेंगे, जेज थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट जो। उसके बाद बोर मॉडल से चीजें बिल्कुल डिफरेंट शुरू हो जाएंगी जो आपने कभी नहीं पढ़े 9th क्लास में। तो आज हो सकता है चीजें आपको रिपीट लगे बच्चों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ऐड जरूर होंगे डेफिनेटली। जे थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन का मानना था कि हमारा जो एटम है ना वो कुछ ऐसा है कि उसके अंदर ना पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, और नेगेटिव चार्ज जो है ना वो भी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, इसके अंदर एटम के अंदर इम्बेड हो रखा है। उनका मानना था कि हमारा जो एटम है वो पहली बात तो किस तरह का है बताओ जरा, स्फेरिकल है। एटम की उनकी एजम्पशन थी कि एटम इज एक्चुअली स्फेरिकल इन शेप। दूसरी बात, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसी के अंदर इम्बैड हो रखे हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। तो उनको ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से बना हुआ है, आपको लगे नहीं तो चाहो तो इसको नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ इसी तरह का मॉडल उन्होंने सोचा था, बिल्कुल बच्चों यही मॉडल था। और ये वो किससे रिजेंबल कर रहे थे, इसको वाटरमेलन से रिजेंबल कर रहे थे कि वाटरमेलन के अंदर जैसे रेड पल्प होता है, वो जो रेड पल्प होता है वो किसकी तरह, बोलो पॉजिटिव चार्ज की तरह, और उसमें जो सीड्स लगे हुए हैं ना अंदर वो क्या है बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन्स की तरह। तो पॉजिटिव चार्ज ही पूरे में है, इलेक्ट्रॉन भी पूरे में है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इनको तो ऐसे लगा था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, हाँ जितने प्लस है उतने बोलो क्या है माइनस, जितने प्रोटॉन है उतने बोलो क्या है इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल एटम बोलो क्या है, ओवरऑल एटम बोलो क्या है, न्यूट्रल है। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट एजम्पशन ये थी क्योंकि जब चार्ज पूरे में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसका मतलब जो इसका मास होता है एटम का मास ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था इनके अकॉर्डिंग। कैसे डिस्ट्रीब्यूट था बोलो, यूनिफॉर्मली। हम कैसे जानते हैं आज के टाइम में एटम को, हम जानते हैं कि एटम तो कुछ ऐसा होता है कि बस न्यूक्लियस में मास होगा और बाहर इलेक्ट्रॉन में होगा, बीच में तो सारी जगह बोलो क्या होती है, खाली होती है, बीच में तो मास ही नहीं होता, एम्प्टी स्पेस होता है, मानते हो कि नहीं मानते, है ना। लेकिन इनके अकॉर्डिंग तो पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो यहाँ का इतने पोर्शन का मास, इतने पोर्शन का मास, इतने पोर्शन का मास, इतने पोर्शन का मास, हर जगह का मास बोलो क्या था, सेम था। तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था अकॉर्डिंग टू जो जे थॉमसन। तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू थॉमसन द मास ऑफ द एटम, द मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या ये सही है वैसे, क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे, नहीं, उसका सारा मास कहां पर होता है, लगभग सेंटर पे। अब आप कहीं सेंटर पे क्यों सर, बाहर इलेक्ट्रॉन पे क्यों नहीं। बच्चों मैंने आपको क्या बोला, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है वैसे पता होना चाहिए आप लोगों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब आपको अभी भी मैंने एक बात बताई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होते हैं, अंदाजन 2000 गुना भारी मान लीजिए, अंदाजन 2000 गुना। तो मुझे बताइए अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर के पार्टिकल बाहर के पार्टिकल के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हैवी है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि पूरे एटम का सारा मास लगभग कहां कंसंट्रेट होता है, बोलो सेंटर पे। बाकी बीच का सारा स्पेस बोलो क्या होता है, एम्प्टी, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है एटम के अंदर। बट ऐसा जे थॉमसन को लगता था और जे थॉमसन ने अपना मॉडल रख दिया भैया। क्लियर है, इन्होंने अपने मॉडल को रिजेंबल कराया था किससे बच्चों, वाटरमेलन से और प्लम पुडिंग से। मैं आपको दिखा देता हूं उसके कुछ इमेजेस दिखा देता हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ, फिर हम शुरू करेंगे। मेन मॉडल है जो रदरफोर्ड का, उसको स्टार्ट करेंगे।
सो गाइस फोकस ऑन द बोर्ड, देखिए ठीक है, ये देख लीजिए, इन्हें रिजेंबल करा था कि एटम पूरा ऐसा है जैसे कि जो रेड पल्प है स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा का पूरा बोलो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो ये सीड्स है बेसिकली वो क्या है, बोलो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। रिजेंबलेंस है, तरबूज को एटम नहीं कहते थे इन्होंने, समझते हैं ना इस बात को कि सब लोग तरबूज को एटम बोल रहे थे, कितने बेवकूफ थे, ऐसा नहीं है। रिजेंबलेंस है कि एटम कुछ ऐसा ही होता है जैसे तरबूज के अंदर सीन होता है ना, तो कुछ उस तरीके का था बच्चों। ये बच्चों प्लम पडिंग हो गया, ठीक है, क्लियर है। अरे कुछ जो वो शायद केक टाइप का आता है वो, उसी को बोलते हैं। अब भाई हमने तो खाया नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसे ही बताते हैं बच्चे कि कुछ वो बेक टाइप का आता है। ठीक भाई, देख लीजिए जितने मॉडल्स आप लोगों को दिख रहे हैं उसके अंदर ये प्लस माइनस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे पे क्या है बोलो, डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ देख लीजिए किसी भी एटॉमिक मॉडल को आप लोग देख लीजिए, सबके सब वैसे ही आपको दिखाएंगे बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ज्यादा इसके बारे में बात करने के लिए है नहीं, इसमें इतना ही डिस्कस करना होता है। लेकिन आप ये कहेंगे सर अच्छा ये मॉडल सही है या गलत है, गलत है, एक्चुअल तो एटम ऐसा होता नहीं, फिर भी इसको चर्चा में ले रहे हैं, क्यों? सबसे पहला मॉडल था। दूसरी बात, जे थॉमसन ने बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह किया था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा ना एटम के बारे में, जो पहली सोच होती है वो रखनी बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले एटम को ऐसा ही एज्यूम किया गया था कि एटम ना शायद ऐसा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बच्चों ये हमारी पहला एटॉमिक मॉडल है जो कहीं ना कहीं गलत है बच्चों, सही मॉडल नहीं है। चलिए उसके बाद पहुंचते हैं रदरफोर्ड के पास। चलिए एक मिनट बस, इसको हम वहां पर पहुंचा देते हैं। चलिए, सो गाइस कम टू द नेक्स्ट मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा असली मॉडल यहां से शुरू होता है, इसका नाम है मॉडल ऑफ एटम। इसको बच्चों एक और नाम दिया गया था, या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसे से इसको अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, चलो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या था हमारे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर। सिर्फ रदरफोर्ड ही नहीं थे, इनके दो स्टूडेंट भी थे जो इनके साथ काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना, गीगर मास्टर उनका नाम था बेसिकली। तो दो स्टूडेंट्स और इनके साथ थे जो इस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे, इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। और रदरफोर्ड को क्या सोचना था, रदरफोर्ड का सोचना था कि एटम को अगर एक्चुअली में जानना है कि एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रखा गया है, तो हमें एटम के अंदर घुसना पड़ेगा। किसी ने बाहर से कहा कि अगर जानना है कि गर्ल्स एंड बॉयज की क्लास में सिटिंग कैसी हो रखी है, तो बाहर से अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदर बैच में जाना पड़ेगा तभी पता लगेगा। तो इन्होंने कहा कि हमें एटम के अंदर घुसना पड़ेगा। अगर हम उसके अंदर घुस जाएंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस कैसे प्लेस्ड हैं, कैसे प्लेस्ड हैं। अब इन्होंने इसके लिए क्या तरकीब अपनाई, इन्होंने एक बड़ा बढ़िया सा सेटअप लगाया। वो सेटअप क्या था ये समझते हैं बच्चों। यहां पर मेरे पास, ध्यान देना बच्चों, यहां पर मेरे पास इन्होंने एक बॉक्स बनाया, एक ऐसा बॉक्स जिससे रेडियो एक्टिव रेज जो है ना बाहर नहीं आ सकती, ठीक है ना। और यहां पर उन लोगों ने, ध्यान देना भाई, एक रेडियो एक्टिव सोर्स को प्लेस किया। बताऊंगा, चिंता मत करिए क्या होता है रेडियो एक्टिव सोर्स। दिस इज रेडियो एक्टिव सोर्स। और यहां पर उन लोगों ने, ध्यान समझिएगा, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। इस फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में पता नहीं आप कितना जानते हैं। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लोरोसेंट प्लेट भी इसको बोलते हैं बच्चों, जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती है। ये एक ऐसी प्लेट होती है, अगर इसके ऊपर कुछ भी चीज हिट करेगी ना तो वहां पर एक ग्लो निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए इस दीवार पे मैंने वो फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, एक शीट लगा दी जो जिंक सल्फाइड से बनी हुई है, दक्षिधर। तो अगर इसके ऊपर आके कोई भी चीज हिट करेगी ना, तो अंधेरे में भी हिट करेगी, तो जिस जगह पर वो हिट करेगी वहां पर क्या निकलेगा, एक ग्लोसा निकलेगा। जैसे जुगनू चमकता है ना, तो बिल्कुल वैसे वहां पर क्या आएगा, एक ग्लोसा आएगा। ठीक है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट थी और ये काम वो पूरा अंधेरे में करेंगे। तो ये गोल्ड फॉइल यहाँ पर क्या करा उन्होंने, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जो किससे बनी हुई, जिंक सल्फेट से। यहां पर क्या करा उन्होंने, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। और बीच में क्या लिया बच्चों उन्होंने, बीच में लिया उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल। मैं चिंता मत करिए, ये भी बात करूंगा कि गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली और ये क्या करने वाले थे गोल्ड की फॉइल का लेके।
समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, इन्होंने बीच में एक गोल्ड फॉइल ली। अब ये देखिए गोल्ड फॉइल कैसी थी, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, आइएगा ध्यान देना। अच्छा, अगर मुझे पता लगाना है कि एटम कैसा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एटम के अंदर घुसना पड़ेगा। तो ये मेरे पास मान लेते हैं गोल्ड की एक शीट है, और ये आप लोग जो गोल्ड की शीट समझ रहे हैं, मान लेते हैं गोल्ड की ही शीट है, तो ये तो बहुत थिक शीट है, बहुत थिक शीट है कुशल इधर। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर 1 लाख एटम है। कितने एटम है बोलो, 1 लाख। सपोज करते हैं, बहुत ज्यादा है हालांकि, लेकिन मैं मान लेता हूं 1 लाख है। अगर मैं इसको एक और पीस ऐसे बीच में से स्लाइस इसकी काट दूं, एक इधर गिर जाए एक इधर गिर जाए, तो मुझे बताओ दोनों में कितने कितने बचेंगे, 50-50 हजार। बात समझ में आ रही है, नहीं समझे मेरी बात को? क्या नाम है आपका? शुभम। मैंने क्या बोला? यश। अगर मैंने इसको बीच में से काट दिया तो 2 स्लाइस बन गई, इधर 50 हजार 50 हजार एटम्स की शीट कट गई बच्चों। फिर दोबारा मैंने इसको और थिन काट दिया, तो कितने कितने 25-25 और थिन काट दिया, कितने 12.5 ऐसे करते 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 गोल्ड फॉइल ना बहुत ही थिन शीट पे पहुंचते हैं। लगभग कितनी थिन पे मैं आपको बताऊं, उसकी थिकनेस जो थी शीट की वो कितनी थी, किसी को पता है कितनी थी? 10⁻⁻7 मीटर्स, 10⁻⁻7 मीटर्स। हालांकि इसको 100 नैनोमीटर भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि 100 नैनोमीटर का मतलब होता है 100 में 10⁻⁹मीटर। बताओ कितना बनेगा, 10⁻⁻7 बनेगा। लेकिन ये है कितना, थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। 10⁻⁻7 मीटर का मतलब है 1/10⁻7, 1/10⁻7, यानी कितनी जीरो नीचे 7। तो 1 2 3 4 5 6 और इतने मीटर की थिकनेस थी। 1 मीटर समझते हैं कितना होता है? दुकानदार ने 1 मीटर ऐसे नापा है, बट ये 1 मीटर नहीं है, ये कितना है बोलो, 0.0000001 मीटर। इतनी थिकनेस वाली शीट ली, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी की, बहुत ज्यादा मेलिएबल है, बहुत ज्यादा मेलिएबल है, उसको बहुत थिन थिन शीट्स के अंदर काट सकते हैं। अब इतनी थिन शीट्स काटने का क्या कारण था मुझे बताइए? क्योंकि इतनी थिन शीट इसलिए काटी गई ताकि यहां पर कम से कम एटम इस शीट के अंदर हो, क्योंकि उनको तो ये देखना था ना कि एक्चुअली में एक एटम कैसा बिहेव कर रहा है। वो चाह रहे थे कि मैं ना यहाँ पर ना एक एटम रख दूं। मेरी बात को समझ लेना बच्चों, अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाह रहे थे कि मैं यहाँ पर कितना एटम रख दूं बोलो, एक एटम, और फिर इसके ऊपर मैं कुछ बम्बार्डमेंट करूंगा, फिर मैं इसके अंदर कुछ भेजूंगा और चेक करूंगा कि इस एटम के अंदर जाने पर ये पार्टिकल जो मैं भेजूंगा वो इसके अंदर से जाने पर कैसा बिहेव करते हैं, किसी चीज से टकराते तो नहीं है, किसी चीज से मुड़ तो नहीं जाते। वो ऐसा अंदाजा लगाना चाह रहे थे, बट वो यहाँ पर कितना एटम प्लेस करना चाह रहे थे, एक एटम। लेकिन ये बहुत ही इंपॉसिबल सा टास्क है कि हम एक एटम को प्लेस कर दें। एक एटम तक पहुंच पाना बहुत ही डिफिकल्ट काम था, लेकिन उन्होंने कहा कि जितने कम से कम एटम तक पहुंच पाऊंगा, जितने कम एटम यहां पर लगे होंगे ना, मेरे को उतना बढ़िया रहेगा। ताकि अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर कम एटम लगाने का क्या रीजन है? यार देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करें। मुझे एटम का नेचर समझना है कि एटम के अंदर पार्टिकल्स कैसे प्लेस्ड है। तो अगर मैं एक ही लगाऊंगा तभी तो समझ में आएगा। अगर मान लीजिए मैंने दूसरा भी यहां पर लगा दिया, तीसरा भी यहां पर लगा दिया, तो कुछ हो सकता है कि गड़बड़ हो जाएगी, किसी और चीज से टकरा के वो मुड़ जाए। तो यहां पर उनकी कोशिश क्या थी कि मैं यहां पर कितना एटम प्लेस करूं, लगभग एक। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी शीट लेता हूं, एक ऐसा मेटल लेता हूं जिसको मैं बहुत थिन काट सकूं, ताकि उसमें कम से कम एटम वहां पर क्या हो जाए, मौजूद हो जाए। तो उन्होंने एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल यहां पर लगाई। सही बात है, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल। इतनी थिन गोल्ड फॉइल कि मान लीजिए कि एटम तो यहां पर हैं, बट बहुत कम संख्या में है, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है। क्योंकि जितने थिन आप काटते चलोगे एटम की संख्या क्या होती जाएगी, गीत कम होती जाएगी। समझ में आ गई यहां तक की बात? लेकिन जो एक एटम अभी भी नहीं है। मैं समझाते वक्त आपको एक एटम से ही समझाऊंगा, लेकिन फिर मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर ज्यादा एटम्स भी हैं, तो वो कैसे आपको समझना है बच्चों बात को, ठीक है? बट अभी आप समझ के चलेंगे, यहाँ पर एक ऐसी गोल्ड फॉइल ली गई है कि सपोज करिए उसमें कितना एटम बोलो, एक एटम। अच्छा, अब यहां से क्या बम्बार्डमेंट होने वाली है, आइए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अभी तक हमें भी नहीं पता कि एटम के अंदर क्या है, लेकिन मान लेते हैं इस गोल्ड फॉइल के अंदर एटम है। क्या है बोलो, एटम। और हम उसके अंदर से कुछ चीज भेजेंगे और देखते हैं कि क्या बिहेव करने वाला है एटम, है ना? कैसे अंदर कुछ चीज टकराएगी हमारी, या कहीं मुड़ जाएगी, या क्या होगा, वो सब ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, यहां से क्या भेजे, किसी को पता है? अल्फा पार्टिकल्स। किसी को पता है अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? एनीवन नोस इन द क्लास की व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कितना पॉजिटिव चार्ज? कैसे आया? अब मैंने बोला ना, 9th में आपने भले ही टॉपिक पढ़ा होगा, बट कुछ एडवांसमेंट जरूर बताई जाएगी 11th क्लास के अंदर आने में। देखिए, पहले तो किसी को पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव रेज निकलती, क्यों निकलती है, कैसे निकलती है? अभी आप लोग बड़ा सुन रहे होंगे आजकल इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में ना, तो आप लोग एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब में कौन सा एलिमेंट है जो डीके करता है? यूरेनियम। कौन सा यूरेनियम? 235। यूरेनियम के कई सारे आइसोटॉप्स हैं, 235 भी है, 238 भी है, 234 भी है, बट 235 इज एक्चुअली द मोस्ट रेडियो एक्टिव ना, जो स्प्लिट होता है। अब मैं आपको स्प्लिटिंग का बताता हूँ क्या सीन होता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं।
गाइस हीलियम के बारे में सबने सुना है? हीलियम के बारे में, हीलियम 2 4 होता है, ध्यान देना बच्चों, 2 4 होता है हीलियम। तो 2 4 का मतलब क्या होता है? दो तो उसमें प्रोटॉन होते हैं कुशल, दो तो उसमें प्रोटॉन होते हैं, ऊपर नंबर 4 है। 4 का मतलब क्या होता है? भाई देखो, नीचे वाला नंबर बताता है कितने प्रोटॉन है, ऊपर वाला नंबर बताता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जमा, दैट इज मास नंबर ना। तो मुझे बताओ जरा, अगर प्रोटॉन 2 है और ऊपर 4 है तो इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन भी है, तो इसका न्यूक्लियस तो ऐसे पैक्ड है, इसका न्यूक्लियस तो ऐसे पैक्ड है। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ जरा? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये तो हीलियम होता है, ये तो बोलो क्या होता है? हीलियम। हीलियम इज नॉट द अल्फा पार्टिकल। अब सुनिए गेम क्या है, हीलियम सबको समझ में आता है। अब क्या करिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। अगर हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मुझे बताओ ये क्या बनेगा? आपको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? बोलो पॉजिटिव चार्ज। कारण बड़ा स्वाभाविक सा है भैया, पहले उसमें 2 प्लस थे और 2 माइनस थे। अगर अब उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बस इसके ऊपर कैसा चार्ज रह गया? पॉजिटिव चार्ज। कैसा रह गया? ये बनेगा हीलियम प्लस 2। इसका सीन कैसा होगा? इसका न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, बट एक भी इलेक्ट्रॉन, दैट पार्टिकल, दैट हीलियम 2 प्लस पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज द, इसको बोलते हैं बच्चों अल्फा पार्टिकल। हैवियर होता है काफी, क्योंकि 4 पार्टिकल्स का मास इसके अंदर इन्वॉल्व है न्यूक्लियस के अंदर। दूसरी बात, चार्ज कितने का होता है? बोलो +2 का। कितने का बोलो? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? हीलियम सबको आइडिया क्या होता है? क्या होता है हीलियम? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का सिनेरियो हीलियम होता है सर। अगर हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो उसके बाद जो स्पीशीज जनरेट होती है वो क्या होती है? बोलो अल्फा पार्टिकल। बट बच्चे कहेंगे सर ये कैसे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल कैसे निकलते हैं? चलिए उस बात पे भी आते हैं। बगल में देखिए यहाँ पर, अब यूरेनियम जो होता है ना बच्चों, यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम का जो मास नंबर होता है बच्चों 235 या 238 के आसपास होता है, ठीक है। अब समझिएगा, इसके न्यूक्लियस में ना बहुत सारा प्रोटॉन है और बहुत सारा, बोलो क्या है? न्यूट्रॉन है। बहुत सारा प्रोटॉन और बहुत सारा, लगभग कितने पार्टिकल इसके अंदर है बताओ जरा? 235, 230 ऐसे करके है। देखिए कहते हैं कि जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियस में पार्टिकल की संख्या 200 से ज्यादा है, थोरियम, पोलोनियम, यूरेनियम, समझ रहे हैं बात को? ये जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है, इनकी न्यूक्लियस अनस्टेबल है। इनकी न्यूक्लियस बोलो क्या है? अनस्टेबल। और उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से उनका न्यूक्लियस ना टूटता रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप पिकनिक पे गए, आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं पहाड़ पे, और ट्रैकिंग करने से पहले होता है कि बैग में ना कुछ सामान डालना है भैया आप लोगों को, ताकि वो पहाड़ पे ऊपर जाएंगे तो वहां पर कुछ मिलेगा नहीं। ट्रैकिंग करिए ना कोई, तो क्या होता है, आप बैग के अंदर ठूस ठूस के सब कुछ भर लेते हैं ना, खाने की चीज भर ली, कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख ली, चिप्स के पैकेट रख ली, और भर भर के इसको बिल्कुल ऐसे फुला दिए। अब ये एक ऐसा न्यूक्लियस है, एक ऐसा एटम है जो कि बड़ा अनस्टेबल है। अब जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते पीछे से क्या निकल गई? कोल्ड ड्रिंक की बोतल गिर गई। फिर चले थोड़ा सा आगे, बिस्किट का पैकेट गिर गया, दैट इज डीके। दैट इज बोलो क्या? डीके। पहुंचे ऊपर तक, हल्का हो गया। सेम होता है एलिमेंट्स के साथ। यूरेनियम इतना अनस्टेबल होता है, पीछे भी था यहाँ पर आकाश, ये ध्यान दो, यूरेनियम जो है 235 पार्टिकल्स का हमारा न्यूक्लियस है। ये इतना हैवी न्यूक्लियस हो जाता है कि ये अपने आप ही ना अनस्टेबल होता है, और ये क्या हो जाता है बोलो? टूटना स्टार्ट कर देता है। तो कैसे टूटता है? इसके अंदर से ना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक सेट निकलता है। जैसे कि आपके बैग से एक पैकेट निकला बिस्किट का, तो बिस्किट का पैकेट निकला, वैसे ही इनके अंदर से क्या निकलता है बोलो? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक सेट निकलता है। मुझे बताओ, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का, अब देखो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, सिर्फ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का एक सेट निकलेगा, तो वो कैसा पार्टिकल होगा? हीलियम +2 पार्टिकल। कैसा बोलो? इसी को तुम लोग क्या बोलते हो? अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हो? तो भैया एक यूरेनियम के एटम ने एक नहीं 2-3 हीलियम के पार्टिकल्स निकाले, अल्फा पार्टिकल्स निकाले, 2-3 हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स निकाले। और मुझे बताना कि अगर यहां पर मैं थोड़ा सा भी यूरेनियम ले लूं, कुछ ग्राम भी यूरेनियम, आप लोगों को पता है हिरोशिमा में जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, कितने ग्राम यूरेनियम होगा? कितना? एक्चुअली तो यूं कहा जाता है कि पूरा 100 ग्राम यूरेनियम भी जो है ना डीके नहीं हुआ था। डाला तो बहुत सारा गया था, कई किलो डाला गया था, लेकिन कुछ 100 ग्राम यूरेनियम का ही डीके हुआ था। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 ग्राम यूरेनियम भी यहां पर ले रहा हूं ना, तो उसमें यूरेनियम के एटम्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और हर एटम अपने अंदर से, बोलो क्या निकालेगा बताओ जरा? हर एटम अपने अंदर से क्या निकालेगा? अल्फा पार्टिकल्स। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस साइड। और ये बॉक्स इसीलिए बनाया गया कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप के आसपास जो लोग होंगे उनको ये रेडियोएक्टिव रेज हार्म ना करें। समझ में आया या नहीं आया? लेकिन समझना पड़ेगा पहले अल्फा पार्टिकल्स कैसे आए। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रहने वाला आपके लेवल पे, ये क्वेश्चन बन सकता है जब 12th क्लास के अंदर आप लोग एटम चैप्टर पढ़ते हैं। आप चौंकेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? 12th में पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में 12th क्लास के अंदर एटम चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को। वहां पर ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि कैसे हमारे एलिमेंट्स जो है रेडियो एक्टिव डीके करते हैं और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो सभी बच्चे मुझे बताओ, पहले आपको अल्फा पार्टिकल समझ में आया क्या होता है? क्या होता है बताओ? किसको पूछेगा अल्फा पार्टिकल क्या है तो क्या बोलोगे? सर हीलियम +2 इज एक्चुअली द अल्फा पार्टिकल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये बेसिकली कैसे निकलता है हैवी एलिमेंट से? तो कोई भी यूरेनियम या थोरियम जैसा एलिमेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे
न्यूट्रॉन, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, पैक्ड नहीं रह पाता, तो उसमें से अपनी आपको स्टेबल करने के लिए कोई चीज निकल के स्प्लिट होती है, और वो कैसे पार्टिकल निकलते हैं, मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन के सेट वाले पार्टिकल निकलते हैं, और दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन वाले पार्टिकल को बेसिकली तुम लोग किस नाम से बुला सकते हो, हीलियम के नाम से, अल्फा पार्टिकल के नाम से। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट गाइस? तो ये बड़े एलिमेंट में से छोटे छोटे एलिमेंट्स निकलते हैं, इनको हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। समझ आया या नहीं आया? तो मुझे सभी बच्चे बताओ कैसा चार्ज है इनके ऊपर? +2 चार्ज है, या चलो इसको मत बनाओ प्लस को, अभी समझ जाओ बस, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। कैसे पार्टिकल्स हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। देखिए रदरफोर्ड ने जब इसको प्रोजेक्ट किया ना इस गोल्ड फॉइल पे, तो उन्होंने एक बड़े जबरदस्त चीज देखी कि मैं जिस भी डायरेक्शन से उसको प्रोजेक्ट कर रहा था वो बिल्कुल एग्जैक्टली ना सीधा जाता था, और पीछे ही स्क्रीन के ऊपर क्या कर जाता था, ग्लो कर जाता था। मतलब जिस रास्ते से गया वो, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते को बिल्कुल सीधा ट्रेस करता हुआ जाके पीछे हिट कर गया। थोड़ा सा उन्होंने इधर से भेजा तो पता लगा इधर से भी जाके पीछे हिट कर गया, थोड़ा सा ऊपर से भेजा ऊपर से जाके भी हिट कर गया। समझिए मेरी बात को, इधर से भेजा इधर से भी जाके हिट कर गया। उनको लगा यार ये चल क्या रहा है, मैं गोल्ड फॉइल पक्का है वहां पर, तो उसमें एटम भी है, और मैं पार्टिकल्स को भेज रहा हूं, मेरे पार्टिकल्स कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, पक्का न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रूव हो चुका है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज मेरा जा रहा है और एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रोक क्यों नहीं रहा, वो टकरा क्यों नहीं रहे एक दूसरे से? भाई समझिए मेरी बात को, वो क्या पा रहे थे, मैं किसी चीज को भेज रहा हूँ सीधा निकल जा रहा है, अरे यार मैंने कोई चीज हिट करी, मैं देखना था कि आगे कौन 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 चीज है भैया, अंदर किसी चीज में क्या रखा हुआ है, तो वो चीज सीधी ही निकल गई। इसका मतलब बोलो क्या है, अंदर तो एम्प्टी है, अंदर स्पेस बोलो क्या है, एम्प्टी, किसी चीज से हिट ही नहीं हो रहा था। ऐसा काम लगभग उन्होंने 20,000 पार्टिकल्स पे किया। कितने पार्टिकल्स पे? उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पे, गोल्ड फॉइल पे प्रोजेक्ट किया, एंड ही फाउंड दैट almost 19,500 particles, almost 99% particles remains goes undeflected, they move straight through the gold foil, straight निकल गए गोल्ड फॉइल से। लेकिन फिर कुछ रिजल्ट दिखने लगे, कुछ पार्टिकल ऐसे थे बच्चों, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो जब गए ना अंदर की तरफ, तो वो कुछ एंगल से बोलो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एंगल से मुड़ गए, कुछ आए यहां भी टकराए, कुछ आए थोड़ा सा और इधर टकराए, कुछ आए थोड़ा सा और इधर टकराए, ग्लो यहां पर भी हुआ। वो अल्फा पार्टिकल को भेज सीधा ही रहे थे सबको, थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से ऐसे भेज रहे थे, ज्यादातर तो सीधे ही चले गए, पीछे ही हिट कर गए। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन भी दिखाई, मान लेते ही 1% पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ एंगल से वो मुड़ जा रहे थे। जब हमारे अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से चलते चलते मुड़ गए, तो उनको एक बात तो समझ में आ गई कि अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, तभी तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव धक्का मार सकता है ना, कि पॉजिटिव आ रहा था उसको धक्का मार के पुश कर दिया, इधर से आया तो धक्का मार के पुश कर दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो पक्का है। लेकिन मेरे 20,000 में से 19,000 पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। इस बात का यह भी एविडेंस निकलता है कि वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में एक्यूमुलेट है, पूरे में एक्यूमुलेट, क्योंकि खुद दिमाग लगाओ कि अगर थॉमसन वाला मॉडल होता, वो थॉमसन से कहते हैं कि अगर थॉमसन ऐसा ही एटम होता, ऐसा ही एटम होता, तो मेरा अल्फा पार्टिकल जहां पर कहीं से जाता, इस पॉजिटिव की वजह से बोलो क्या हो जाता, रिपेल हो जाता। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? कोई कहेगा सर नहीं, क्या पता ऊपर से निकल गया। अरे भैया गोल्ड फॉइल है, एक एटम नहीं है, बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम है, लो बहुत सारे एटम है, सब में प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। बताओ क्या इसके अंदर से गोल्ड फॉइल को, उसको अल्फा पार्टिकल को निकाल सकते हो? निकालो, कैसे निकालोगे? जे जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, जे जे थॉमसन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है। अब अल्फा पार्टिकल कहीं से भी आए, इतने सारे एटम बैठे हुए हैं, कोई ना कोई पॉजिटिव उसको रिपेल कर देगा, नहीं कर देगा? बट अभी की सिचुएशन ये थी कि 99% से ज्यादा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे। इससे क्या मतलब है कि एटम के अंदर मोस्टली स्पेस बोलो क्या है, एम्प्टी है। लेकिन कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट जरूर हुए वंशिका, कुछ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए, इससे ये भी प्रूव होता है कि पॉजिटिव चार्ज तो जरूर है अंदर, लेकिन सिर्फ कुछ ही पार्टिकल को डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में एक्यूमुलेट है। और चिंता मत करिए, मैं एक एटम को लेकर नहीं, मैं बहुत सारे एटम को लेकर बात समझाने वाला हूं थोड़ी देर में। लेकिन यहां तक की बात समझ में आ रही है? इन्होंने फिर यह भी पाया कि 20,000 में से लगभग एक पार्टिकल ने पता क्या करा, एक पार्टिकल ने बिल्कुल ऐसा मोशन किया कि वो गया और सीधा बाउंस बैक कर गया। ऐसा लेकिन कितनों ने करा? 180 डिग्री से बाउंस बैक होना, ऐसा कितनों ने करा? सिर्फ एक पार्टिकल ने, लगभग 20,000 में से। मतलब अगर 20,000 पार्टिकल का डिवीजन करें ना, तो मैं ऐसे डिवीजन कर सकता हूं कि 19,500 पार्टिकल रिमेन गोज अनडिफ्लेक्टेड, बिना किसी डिफ्लेक्शन के मुड़ गए। ये वाले बोलो 499 पार्टिकल के साथ क्या हुआ? डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल। और ये क्या हुआ बताओ? एक पार्टिकल बिल्कुल क्या कर गया? बाउंस बैक, बाउंस बैक बाय 180 डिग्री। इसका मतलब पता है क्या है?
कि बिल्कुल गया और वहीं से यू टर्न मार के आ गया, इसको बोलते हैं बाउंस बैक होना। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों चल रहा है, चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद अपने आप ही आप इस बात को बहुत इजीली रिलेट कर भी चुके हो कुछ बच्चे। तो देखिए खुद सोच के देखिए, अगर एटम सच में ऐसा एज्यूम करा जाए कि न्यूक्लियस बहुत छोटे से वॉल्यूम में है और ये है पूरा एटम, तो मुझे बताइए जब भी पार्टिकल इसके यहां से जाएगा वो सीधा निकल जाएगा, यहां से जाएगा सीधा निकल जाएगा, यहां से जाएगा सीधा निकल जाएगा, समझो मेरी बात को, यहां से जाएगा सीधा निकल जाएगा। पर जब वो कभी बहुत नजदीक से गया होगा, बहुत, तब वो क्या हो गया होगा, मुड़ गया होगा। जब वो बहुत नजदीक से गया होगा तब वो मुड़ गया होगा। अरे एग्री करते हो कि नहीं करते? एक पार्टिकल कभी कभी ऐसा हुआ होगा बिल्कुल एग्जैक्टली कहां चला गया होगा, बिल्कुल मत्थे में चला गया होगा, रिपेल करके वापस आ गया। समझो मेरी बात को। तो इससे इनको आइडिया लगा क्या क्या, पहली बात सुनिए सभी बच्चे, इन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन करी, बाद में कंक्लूजन निकाले। पहली ऑब्जर्वेशन बोली क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। रिमेन, दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, इस लगभग सारे पार्टिकल्स, मोस्टली पार्टिकल बिना किसी रिफ्लेक्शन के चलेगी। ये थी पहली ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन दो, वेरी फ्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिफ्लेक्टेड बाय अ वेरी स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए जरूर स्मॉल एंगल से। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, only या nearly one particle out of 20,000 particles will bounce back by 180 डिग्री। ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3 ऑब्जर्वेशन यहां पर मैंने लिख दी है। अच्छा ऑब्जर्वेशन के बाद अब आते हैं कंक्लूजन पे। शुभम बाद में लिखना, पीडीएफ मिल जाएगी। कंक्लूजन में पहुंचते हैं अब। हाँ मैं आपकी सारी बातें लूंगा, पहले एक बार खत्म कर लेते हैं इस चीज को, फिर पूछना। क्लास प्लीज लिख बाद में लेना, समझो पहले। 3 ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई? पहली बोलो क्या? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल रिमेन गोज अनडिफ्लेक्टेड। सेकंड बोलो क्या? very few particles reflected by a small angle. Third बोलो क्या? nearly one particle out of the 20,000 particle is bounced back by 180 degree. अच्छा what are the conclusions after these observations? इन observations के बाद आप conclusion में पहुंचेंगे, क्या बोलोगे? Since almost 99% particle remain goes undeflected, it means most of the space in the atom is empty. रदरफोर्ड कहते हैं कुछ भी नहीं है एटम के अंदर, खाली पड़ा हुआ है, तभी तो सारी चीज सीधी निकल जा रही है। एक्चुअली द एटम इज एम्प्टी। उनका मानना था 99.9% एटम ना लगभग एम्प्टी होता है, खाली बैठा होता है, खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। मैटर के अंदर बेसिकली जो एटम्स है, उन एटम्स के अंदर 99% स्पेस बोलो क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। समझिए मेरी बात को। लेकिन फिर वो कहते हैं क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ने रिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट इन द एटम, बट इट इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बट बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में। अगर पूरे वॉल्यूम में कहीं ना कहीं होता तो फिर ये अल्फा पार्टिकल्स को रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिलती, बट क्योंकि सारे पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस तो बोलो क्या है? एम्प्टी है। लेकिन कुछ पार्टिकल को रिफ्लेक्शन मिला, इसका मतलब सर पॉजिटिव चार्ज है जरूर अंदर, लेकिन बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में, कि जब कोई उसके नजदीक से जाता है ना तब वो मुड़ जाता है। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में? इसी को लेटर ऑन क्या बोला गया था? बोलो न्यूक्लियस। क्या बोला गया था? अब चलिए मैं आप लोगों को इसका एक आइडिया बताता हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनना। इन्होंने न्यूक्लियस का आइडिया कितना दिया, जैसे कि आपका पूरा घर है और उस घर में एक चावल का दाना है, एक चावल का दाना है, तो चावल का जो दाना है ना, बेसिकली वो न्यूक्लियस, और आपका पूरा घर बोलो क्या है? एटम। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस कंपैरेटिवली टू एटम, कंपैरेटिवली टू, इस समझ लीजिए इस जेएमएस के अंदर बीच में यहां पर कहीं पर आप रख दीजिए एक चावल का दाना, लटका दीजिए बीच में, दैट इज न्यूक्लियस एंड द होल थिंग इज, समझ रहे बात को? अब बाहर से कोई जेएमएस में चीजें हिट करता रहेगा तो इस चावल के पास से जाने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए 20,000 में से कुछ ही पार्टिकल इसके बहुत पास से गए और कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और कोई एक ही पार्टिकल था जो बिल्कुल सामने से आ गया और क्या कर गया? बोलो बाउंस बैक कर गया। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आखिरी बात जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन कर रही होगी, सर गोल्ड फॉइल में एक एटम थोड़ा था, गोल्ड फॉइल में एक एटम थोड़ा था, गोल्ड फॉइल में तो बहुत सारे एटम होंगे। चलिए इस बात को खत्म करते हैं, लास्ट जो चीज है मेरी तरफ से। देखिए क्या होगा अगर गोल्ड फॉइल में बच्चों बहुत सारे एटम है, तो मैं क्या मान लूं? ऐसे मान लूं एटम, एक एटम, ध्यान देना, एक एटम, दो एटम, ऐसे लाइन से लगा दूं जैसे वो थॉमसन में लगाया था, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, ऐसे लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसी तो अलाइंड होंगी गोल्ड फॉइल में। अब मुझे बताना इनका न्यूक्लियस कैसा है, मुझे बहुत छोटा बनाना पड़ेगा बच्चों, एक डॉट बराबर। कैसा है? एक इनका न्यूक्लियस डॉट बराबर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो कहां पर है? बिल्कुल डॉट जैसी चीज पे है। देखो ये रहा, दिख तो रहा होगा, इतना छोटा तो नहीं बन गया कि दिख ही नहीं रहा। अब सुनो जरा, ये है गोल्ड फॉइल, और बच्चों ये मान लेते गोल्ड फॉइल है। अब लाओ अल्फा पार्टिकल्स को, मैं लाता हूं, देखो सीधा, देखना कितनी बार पास से गया, चला गया सीधा। अरे देखो ना कहां जा रहा है, उसके पास से नहीं जा रहा, चला गया सीधा, चला गया सीधा। कभी कभी ऐसा हुआ होगा बिल्कुल इसके किसी एटम के न्यूक्लियस के पास से गुजरा होगा, तो हो गया रिपेल। अरे लगा दो आप यहां पर 1000 एटम, लेकिन उन 1000 एटम का न्यूक्लियस तो मात्र एक डॉट है, मात्र क्या है? एक।
इस रूम के अंदर आप लोग भले ही एक एटम ना लगा के, एक चावल का दाना ना लगा के, यहाँ पर 100 एटम मान लीजिए और छोटे छोटे दाने रख दीजिए, फिर भी उन दानों के एग्जैक्टली पास से पार्टिकल जाएगा, उसके भी चांसेस बोलो क्या है, बहुत कम, क्योंकि न्यूक्लियस सिर्फ एक पॉइंट साइज चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इस गोल्ड फॉइल के अंदर आप ज्यादा एटम्स भी मान लीजिए तो एटम लगा दीजिए, बट उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो क्या है बोलो, एक डॉट के बराबर है, और फिर भी अल्फा पार्टिकल देखो कहां से निकल जाएंगे, यहां से निकल गया, यहां से निकल गया, वहां से निकल गया, कभी कभी किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो मुड़ जाएगा, कभी कभी किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो देखो मुड़ जाएगा। कौन मना कर रहा है? समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी कोई एक पार्टिकल ऐसा हुआ होगा जो बिल्कुल कहां चला गया होगा, किसी न्यूक्लियस के फेस पे चला गया होगा, तो वहां से वो क्या कर गया होगा बोलो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गोज स्ट्रेट 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 ऐसे निकलते चले गए। क्योंकि अगर आप भले ही यहां पर 100 एटम भी लगा दीजिए, बट उस 100 एटम के अंदर से न्यूक्लियस तो 100 डॉट के बराबर है, और 100 डॉट से बिल्कुल सामने चला जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। मैंने बोला ना, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस की, इसका रिजेंबलेंस ना एक फुटबॉल ग्राउंड से करते हैं जनरली। कहते हैं एक फुटबॉल ग्राउंड है और उसके अंदर एक फुटबॉल रखी हुई है, तो फुटबॉल इज एक्चुअली द न्यूक्लियस एंड द होल फुटबॉल ग्राउंड इज अ एटम। अब आप मुझे बताइए, गोलियां ऐसे चलाते रहिए तो फुटबॉल को हिट कर जाएगी, उसके चांसेस बहुत कम है, और वो भी आप आग को पट्टी मार के चला रहे हैं, आपको नहीं पता कहां पर है न्यूक्लियस। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, जिससे उनका आइडिया लग गया था कि अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि सीधे ही निकल जा रहे हैं, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज, बट वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी हुए हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है, बट पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो कोई भी बच्चा ने पहली बात तो ये मत समझना कि गोल्ड फॉइल के अंदर एक एटम है, बिल्कुल नहीं है बच्चों। एटम बहुत सारे हैं, और बहुत सारे एटम जो है वो कुछ इस तरीके से भी होंगे तो भी पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ तो सीधे? अरे नहीं आया समझ में? अच्छा आप सोच सकते हो उसने थिन क्यों लिया, क्यों थिन लिया सोच सकते हो? देखिए अगर वो थिक लेता तो फिर कभी भी एटम का आइडिया लग ही नहीं पाता एग्जैक्टली, क्योंकि वो थिक लेता तो लफड़ा ये हो जाता कि एक एटम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कुछ यहां पर आ जाते, कुछ यहां पर आ जाते, कुछ यहां पर आ जाते। समझ रहे मेरी बात को? अगर ऐसे बहुत थिकनेस होती है उसकी तो बहुत सारे एटम आ जाते हैं, और कभी कभी होता आगे से पास कर, आगे से निकल जाता, बट पीछे बीच में किसी ना किसी का न्यूक्लियस आ जाता और फिर मुड़ जाता। फिर वो एग्जैक्ट आइडिया कभी भी, क्योंकि सोचिए ना अगर ये बहुत थिक हो तो एटम्स बहुत सारे आ जाएंगे। अब हो सकता है कि किसी किसी जगह से तो पास कर गया, बिकॉज एम्प्टी स्पेस बहुत सारे एटम के अंदर, लेकिन किसी जगह पर क्या आ गया, न्यूक्लियस बिल्कुल सामने आ गया तो मुड़ गया, फिर यूं मुड़ गया, फिर यूं मुड़ गया, फिर यूं मुड़ गया, तो उसको देखिएगा हर बारी मुड़ रहा है, इसका मतलब तो एटम के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। बोलो गलत प्रिजम्पशन हो जाती कि नहीं हो जाती? रदरफोर्ड बहुत स्मार्ट थे, उनको ये बात पता थी कि अगर मैंने थिक गोल्ड फॉइल ली तो गड़बड़ ये होने वाली है कि डेफिनेटली पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, स्कैटर करेंगे ही करेंगे। लेकिन मुझे अगर मैं बहुत थिन लूंगा तो उसके चांसेस बहुत कम है कि एटम्स बहुत सारे लाइन में आएंगे, कुछ ही एटम लाइन में आएंगे, उससे मेरे को एटम का आइडिया लग जाएगा। उनको पहुंचना तो बस एक एटम तक था, लेकिन एक एटम तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने बहुत कम पार्टिकल तक, बहुत कम एटम तक पहुंचे। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया? हाँ बोलो। कुछ एब्जॉर्प्शन तो देखो हमेशा होगा। आप लोग देखिए कभी भी कोई चीज होती है, कोई मान लीजिए कि सनलाइट से कोई रेज आ रही है वाटर के ऊपर, तो तीन तरह के फिनोमिना होते हैं, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। तीन फिनोमिना होते हैं लाइट के साथ या किसी भी रेज के साथ, तो वो तीनों चीजें होती हैं, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी हुई होगी डेफिनेटली। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे पास कर जाएंगे, बिकॉज एटम का स्पेस बोलो लगभग क्या है, एम्प्टी है, और उसकी इतनी थिकनेस नहीं है, उसके पास उतना मैटर ही नहीं है जो उसको बोलो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा बेसिकली। ठीक है ना? तो मेरी बात आपको समझ में आएगी, व्हाई ही डज नॉट टेक अ थिक शीट ऑफ द गोल्ड फॉइल। समझ आया? क्योंकि अगर वो ऐसा कोई मेटल रख दे, ऐसा कोई मेटल रख दे, लो भाई ऐसा मेटल रख दिया, अब तो डेफिनेटली टकरा के भैया वापस ही आएगा। उनको बहुत थिन करना था, इतना थिन करना था कि एक शीट में ऐसे लगे हुए एटम बल लाइन से लगे हुए हैं और बीच में जगह भी खाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ बताओ। यस, देखो बाउंस बैक का ऐसा है कि कुछ पार्टिकल ऐसे गए होंगे जो भेजे वापस कहीं पे टकराए नहीं गोल्ड फॉइल पे, तो अगर टकराए नहीं तो क्या हुआ, इसका मतलब बाउंस बैक ही हुआ होगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा सिस्टम कर रखा होगा बेसिकली कि वो हर पार्टिकल को वन बाय वन करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट कुछ पार्टिकल जाके टकरा जरूर रहते हैं, तो एक पार्टिकल ऐसा होगा जो कहीं पे भी, इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या कर गया, बाउंस बैक कर गया। मैं इसका प्रैक्टिकल सेटअप आप लोगों को दिखाता हूं, लेकिन मुझे फिर वही बात करनी है बच्चों आप लोगों से। इनकी बोलो क्या है, यहां पर तीन ऑब्जर्वेशन है, बोलो क्या क्या, बोलो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass through the gold foil remain undeflected। दूसरी चीज बुकलेट में लिखा होगा सब कुछ, वैसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, या बोलेंगे वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल
व्हेन इट पास थ्रू गोल्ड फॉइल। दक्ष, नहीं आया समझ में? थर्ड, नियरली वन पार्टिकल आउट ऑफ, ये उनकी 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 खुद की नंबर्स थी, उन्होंने खुद ही बोला था ऐसा कि लगभग 20,000 में से मात्र एक पार्टिकल ऐसा था जो बोलो क्या कर गया, बाउंस बैक कर गया। सो नियरली वन पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स विल बाउंस बैक बाय 180 डिग्री। अच्छा ये तो क्या होगी बताओ जरा, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या निकल के आएंगे, बोलो कंक्लूजन क्या आएगा? सिंस मोस्टली पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि कोई चीज अगर बिल्कुल सीधी ही निकल जा रही है इसका मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर का स्पेस क्या है बोलो, मोस्टली एम्प्टी है। इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। अरे बच्चों ये सब तो पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा? बस रिवीजन हो जाती है 11th क्लास के अंदर, कुछ चीजें ऐड भी हो जाती है। सेकंड बोलो, क्या बोलोगे? सिंस few particles are deflected by some angle, which means positive charge is present in atom, but it must be, yeah, but it is concentrated in a very small volume. Later on, these small volume of the positive charge is called as a nucleus. इसी छोटे से वॉल्यूम को जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, इसको बोलो क्या बोला गया था? न्यूक्लियस बोला गया था। और क्या न्यूक्लियस का रिजेंबलेंस आप एटम के साइज से लगा पा रहे हो? फुटबॉल के ग्राउंड में रखी हुई फुटबॉल बेसिकली क्या है बताओ जरा? एक न्यूक्लियस की तरह है, और बाकी पूरा फुटबॉल ग्राउंड बोलो क्या है? एम्प्टी है। समझ में आ रहा है? पूरा पूरा एटम है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, इसकी कुछ इमेजेस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अरे नहीं आएगा समझ बच्चों, आसान सी चीज है। हाँ बोलो। बिल्कुल नहीं, सेंटर में होता है भाई, स्टेबिलिटी उसको सेंटर में मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती है, कोने में थोड़ी ना होगा। क्लास प्लीज, चलिए कुछ इमेजेस देखिए, देखिए ध्यान से, आइडियाज लगाइए। गोल्ड फॉइल, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की बनी हुई। यहां पर क्या है बोलो? सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, लिड शील्ड बना रखी है जिससे कि कहीं पर भी नुकसान ना हो। शील्ड का मतलब आप समझते हैं अपने आप में, प्रोटेक्टिव शील्ड है कि भैया जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको दिक्कत ना है, क्योंकि एनर्जी निकलेंगी, रेडियोएक्टिव रेज निकलेंगी जब वो न्यूक्लियस टूटेगा जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। ये बीम जाती है, देखो मोस्टली पार्टिकल यहाँ टकराए हैं, कुछ पार्टिकल मुड़े हैं, एक आध पार्टिकल बाउंस बैक करा है। ये आइडिया था गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होगा। देखो इस पिक्चर को देखिए ध्यान से, बहुत सारे एटम लगा रखे, बहुत सारे एटम लगा रखे, उनके न्यूक्लियस देखिए कैसे है, मतलब डॉट के बराबर। तो जो पार्टिकल यहां से गया सीधा चला गया, यहां से गया सीधा चला गया। कोई पार्टिकल बहुत नजदीक गया देखो न्यूक्लियस के, देखो बिल्कुल पास से गया तो मुड़ गया, ये बिल्कुल पास से गया तो मुड़ गया, ये बिल्कुल पास से गया तो मुड़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन आप 10 एटम लगा भी दीजिए तो 10 डॉट ही तो लगेंगे ना न्यूक्लियस। रिपेल तो न्यूक्लियस को ही करना है। नहीं आ रही बात समझ में फातिमा? ठीक है, सो और देखिए कुछ में लेड प्लेट भी लगी हुई मिल जाएगी आप लोगों को। देखो ये एक सिंगल आइटम समझाने की कोशिश करी जो मैं आपको समझा रहा था, हालांकि ये कोई तरीका नहीं है, बहुत गलत तरीका है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये जो इस तरीके से मुड़ा है ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो लेकिन समझ में आ रहा है एक आइटम के अकॉर्डिंग, है ना? ठीक है, और देखिए कहीं भी देख लीजिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? ठीक है, कहीं पे भी देख लीजिए आप लोग, सारे डायग्राम्स उस तरफ इशारा करेंगे। एक छोटी मोटी को वीडियो देख लेते हैं अगर मिलती है तो इसकी बढ़िया से। क्लियर हुआ? हाँ भाई दक्ष,
matlab big basket. That's his matlab big basket. Big basket delivering in 10 minutes. देखते हैं around the sun is called rock. Active material were concentrated onto a thin foil. Few of them passed straight through the foil. चलो भाई चलो सुन लो In the, around the sun, the model is called Rutherford इनकी रिजेम्बलेंस सोलर सिस्टम से थी, वो बात बाद में करेंगे, बट आज पहले अल्फा स्कैटरिंग को समझिए। scattering experiment. बस भाई रुक जा। In this, alpha rays emanating from a radioactive material were concentrated onto a thin foil. Few of them passed straight through the foil. Others were bent at various angles. These alpha particles, once bent, illuminated a fluorescent screen. Few atoms returned at the exact same angle. क्लियर है? The reason behind this was the electropositivity of the alpha particles. As they neared the center of the atom in the gold foil, they were repelled and sent backwards. In reality, alpha particles are electropositive. If the alpha particle is being repelled and sent back, it means that the center of the atom is electropositive. Therefore, it was found that the nucleus is electropositive. Postulates of the alpha ray scattering experiment. Majority of the atomic mass is concentrated in the center of the nucleus in a very small part. This is the nucleus. The nucleus is electropositive. Its size is 10 to the power of minus 13 ms. There are equivalent electrons around the nucleus to neutralize the atom. They don't fall into the nucleus as a result of the forces of attraction due to the fact that they revolve around the atom similar to the solar system. Size of the particle can come to a nucleus is the impact parameter. Alpha particle trajectory. अब ये 12th क्लास की चीज होगी है, इम्पैक्ट पैरामीटर वगैरह वो आपके काम का ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा मेरा एक छोटा सवाल है आप लोगों से, अगर आप सोच पाए तो किसी ने ये नहीं सोचा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी थे और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे, तो अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं टकराए, उनसे क्यों नहीं उनका अट्रैक्शन हुआ? घूमते रहते कभी तो टकराएंगे क्या बात है, कभी तो टकराएंगे। कौन बताएगा? बहुत छोटे थे। और दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव shown here is the thread. An extremely thin foil of gold was refined with these अरे तो अट्रैक्शन तो होनी चाहिए थी। these conclusions. Positively चलो मैं बताता हूँ। reflected by the nucleus, it shows that almost the complete mass ये कहाँ से शुरू हो गए? must be within the nucleus. ठीक है समझ गए होंगे। ये कहाँ से यूट्यूब पे आ गया है? ठीक है बस यही है ना। अच्छा तुम्हें मैं क्या कह रहा था, यस मैं आपसे कह रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो जब जा रहे होंगे तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी तो कहीं पर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स तो अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ खींच ही सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्लेक्शन ले जाए? बहुत अच्छे, किशन के लिए तारीफ जाओ भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उन्होंने बोला था आपने फातिमा के लिए बजा दो, अलका के लिए बजा दो, सबके लिए बजा दो, चलो ठीक है चलिए ध्यान से सुनिए। देखिए एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कैसा है बोलो, इलेक्ट्रॉन कैसा है बोलो, भले ही नेगेटिवली चार्ज है और जो आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है किसी को अंदाजा है ये कितना भारी पार्टिकल है? अंदाजा है आप लोगों को? आपको पता है इसकी न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल होते हैं? 4। कितने होते हैं बोलो? देखो ऐसा ना वो कर सकते थे रदरफोर्ड की एक प्रोटॉन को भेजते, सुनो प्रोटॉन भी तो पॉजिटिवली चार्ज है, शुभम प्रोटॉन भी तो कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली। हो सकता था कि एक प्रोटॉन को भेजते, कहते यार एक प्रोटॉन तुम जाओ भाई, तुम देखो अंदर जाके बेसिकली कि भाई क्या होने वाला है प्रोटॉन को, लेकिन प्रोटॉन के पास सिर्फ क्या होता है? एक पार्टिकल होता। आप मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल के पास न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल है? 4। मतलब जितना प्रोटॉन का मास होता है उससे 4 गुना ज्यादा मास इसका होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? बराबर। तो आप बोलेंगे न्यूट्रॉन भी उतने हैवी होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं।
तो कहीं ना कहीं इन्होंने इतना हैवी पार्टिकल लिया अल्फा पार्टिकल कि जब वो जा रहा हो और उसको कोई अट्रैक्शन लगे तो वो उस अट्रैक्शन की वजह से मुड़ ना जाए, इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन की वजह से। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने कल भी बताया था, लास्ट क्लास में कुछ बात हो रही थी हमारी इनर्शिया को लेके। आप मुझे बताइए किसको मोड़ना ज्यादा आसान है, बाइक को या ट्रक को? चलते हुए बाइक को या ट्रक को? बाइक को। ट्रक नहीं मुड़ पाएगा, ट्रक का इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, एक बार सीधा चल रहा है ना वो सीधा ही चलता रहेगा, छोटी मोटी डिफ्लेक्शन, छोटी मोटी आसपास की अट्रैक्शन को वो छोटी मोटी आसपास की अट्रैक्शन को वो फेज नहीं कर पाएगा। समझ नहीं आया बच्चों? लेकिन फिर कहेंगे सर फिर तो ये बात थोड़ी बात बनी नहीं, गोल्ड फॉइल के अंदर भी तो न्यूक्लियस थे, उन्होंने भी तो रिपेल करा, फिर कैसे मुड़ गया? और भैया गोल्ड का एटॉमिक नंबर बच्चों पता है तुम्हें कितना होता है? 79 होता है। कितना होता है? इसका मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 79 प्रोटॉन्स है। कितने बोलो? अब अल्फा पार्टिकल बगल से जाएगा जिसके पास +2 चार्ज है, इसके पास 79 प्रोटॉन्स है, रिपल्शन बहुत हाई है कि नहीं बताओ जरा? और यहाँ 79 प्लस एक्यूमुलेट है, इसके पास से जाएगा, धक्का मारेगा नहीं मारेगा? बहुत तेज। और इलेक्ट्रॉन अकेले, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? बस माइनस का, एक ही तो माइनस है, वो कितना अट्रैक्ट कर लेगा अल्फा पार्टिकल को? मेरी बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? देखिए इलेक्ट्रॉन क्यों अपनी ताकत नहीं दिखा पाया अल्फा पार्टिकल के ऊपर? बिकॉज इलेक्ट्रॉन अकेले काम कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली घूम रहे हैं, सबके पास अपना एक माइनस है, वो खींचने की कोशिश जरूर करते हैं अल्फा पार्टिकल को, लेकिन अल्फा पार्टिकल का मास कैसा होता है? बहुत हैवी मास के कारण वो सीधे ही निकल जाते, मुड़ते नहीं है। बट फिर आप ये कहेंगे जब वो हैवी मास के कारण मुड़ते नहीं है तो फिर इसने कैसे मोड़ दिया न्यूक्लियस ने? क्योंकि बच्चों न्यूक्लियस की वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा लगी थी, क्योंकि न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना था बोलो जरा? 79। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो न्यूक्लियस में 79 पॉजिटिव चार्जेस थे, जिसकी वजह से रिपल्शन इतनी हाई थी कि उतने हैवी पार्टिकल को भी मजबूरन क्या होना पड़ा? मुड़ना पड़ा। समझ आया या नहीं आया? ये सबसे अंदर की चीजें जो कि डिस्कस नहीं होती बुक्स के अंदर, कि भैया क्यों इलेक्ट्रॉन्स नहीं करा, बच्चों को बताया नहीं जाता ना, तो 11th में ना 12th में, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हुआ था। समझ आया या नहीं आया? मुझे सब बच्चे बताइए फटाफट से। दो आइटम्स के आज दो मॉडल्स डिस्कस करें, बोलो कौन सा? बोलो। पहला हमने क्या करा है? जे थॉमसन। दूसरा वाला क्या? रदरफोर्ड। जे थॉमसन ने तो माना भैया कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ना पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे ही एटम में पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट है और पूरे ही एटम के अंदर बोलो क्या है? नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट है। उन्होंने इसकी रिजेंबलेंस करी थी वाटरमेलन से, कि वाटरमेलन के अंदर जैसे रेड पल्प होता है पॉजिटिव चार्ज, वैसे इसमें सीड्स जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इसको अज्यूम करा, जो कि आप जानते हैं पूरी तरीके से गलत निकला, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि अगर पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता तो पक्का मेरे अल्फा पार्टिकल जब जाते तो वो सारे पार्टिकल्स बोलो क्या होते? बाउंस बैक होते। सारे पार्टिकल क्या होते? बाउंस बैक। लेकिन उन्होंने पाया कि जब मैंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को हिट किया तो अल्फा पार्टिकल्स, सर मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, बट वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल। इट मींस दैट पॉजिटिव चार्ज तो पक्का है सर अंदर, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में है, क्योंकि मेरे कुछ ही पार्टिकल पर डिफ्लेक्शन शो करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी छोटे से वॉल्यूम को लेटर ऑन बोलो क्या कहा गया? न्यूक्लियस। अब कुछ जो हिडन बातें हैं जो आपको बस पता होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं अट्रैक्ट हुए, क्योंकि वही बात है सर, इलेक्ट्रॉन अकेला एक नेगेटिव चार्ज होता है और ये अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, अट्रैक्शन तो लगाई होगी। अरे जितने बड़े चार्जेस होंगे उतनी बड़ी अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट तो करता है, बट इसका मास बहुत ज्यादा होने के कारण वो उस अट्रैक्शन को फील नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक ट्रक जा रहा है, उसको आप खींचने की कोशिश करते हैं अकेले, मान लीजिए किसी तरफ से आप उसके ऊपर फोर्स लगा दें तो क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट वही ट्रक या वही अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो न्यूक्लियस में 79 पार्टिकल्स थे गोल्ड के, 79 प्रोटॉन्स थे गोल्ड के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो इतना हाई रिपल्शन लगाते हैं कि इतना मोटा पार्टिकल भी बोलो क्या हो जाता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है, फोर्स ज्यादा लगता है रिपल्शन का। नहीं आई मेरी बात समझ में? पक्की बात है। अच्छा अगर कोई आपसे एक सवाल पूछे, मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, सीबीएसई ने क्या करना शुरू कर दिया ना, सीबीएसई बच्चों पे ना एप्लीकेशन चीजें बनाने लगी है। वो क्या कहती है? अगर मैं इस गोल्ड फॉइल की जगह पे मान लेते हैं लिथियम की फॉइल लेता, किसकी फॉइल लेता? लिथियम की। इधर देखना भाई गीत, अगर मैं इसमें गोल्ड फॉइल की जगह लिथियम किसी मेटल की फॉइल लेता तो क्या ऐसे ही रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलते या गड़बड़ हो जाता? बहुत अच्छे। अगर आपका आंसर नहीं है तो फिर आप समझ गए चीजों को। क्यों नहीं होगा बताओ जरा? क्योंकि लिथियम के न्यूक्लियस में मात्र 3 प्रोटॉन हैं और हो सकता है अल्फा पार्टिकल को इतनी रिपल्शन ना लगाएं जब अल्फा पार्टिकल पास से गुजरे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बोलो क्या है? भारी है और इतनी रिपल्शन लगेगी ही नहीं तो वो मुड़ेगा भी नहीं, तो सारे ही पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे। बोला है कि नहीं? फिर तो लगेगा एटम के अंदर कुछ है ही नहीं, सब कुछ केवल क्या है? एम्प्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपने चीजों को ऐसे सीखना है कि गोल्ड ही क्यों लिया। पहली चीज गोल्ड इसलिए लिया कि वो थिक मेलेबल शीट में कन्वर्ट होता है। दूसरी बात, हमें एक ऐसा एटम भी चाहिए था जिसके न्यूक्लियस के अंदर काफी ज्यादा प्रोटॉन्स होगी, अल्फा पार्टिकल जब उसके पास से निकले तो उसके ऊपर रिपल्शन लगा सके। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है। तो गोल्ड लेना ही सबसे बेस्ट डिसीजन है, उसके अलावा कुछ भी लेंगे तो गड़बड़ होने वाला है। गोल्ड से ऊपर वाला लेंगे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि 3 शीट्स में नहीं जा पाएगा। छोटा लेंगे तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी, रिपल्शन नहीं लगा पाएगा। समझ आ गया या नहीं आ गया? इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेंगे रदरफोर्ड मॉडल से। नेक्स्ट क्लास छुट्टी मत करना, नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाला है बोर मॉडल, और बोर मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम फिजिक्स के अंदर बच्चों काइनेमेटिक्स चल रहा है, उसमें भी छुट्टी नहीं करनी आप लोगों को, अभी आप जा सकते हैं। मैथ्स की क्लास दूसरे रूम में, ठीक है? शुभम एक बार आप मिलते हुए जाना बस, बाकी जाओ बच्चों।